वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ योर पूरे सीए की जर्नी। मैं फाउंडेशन की तो बात नहीं कर, फाउंडेशन हटा दो, ये एक्ट फाउंडेशन से बहुत बड़ा है बेटा। फाउंडेशन में तो सिर्फ 15 से 18 नंबर आप एक्सपेक्ट करो इससे आएंगे, बट अगर आपने इस एक्ट में बेस डेवलप कर लिया ना भाई, मां कसम बता रहा हूं, लोग ना पैसे फेंकते इस एक्ट के ऊपर, पैसे फेंकते हैं। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो और 3 चीजों में आपने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रखा है, आज मैं आपको लाइफ का ज्ञान दे रहा हूं एज अ सीए, 3 सब्जेक्ट अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए भाई साहब, कभी भी मतलब भूखे मरने की तो बहुत दूर हुआ था, अंधा पैसा छापोगे, अंधा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे पहला ऑडिट, जो हमारा डोमेन है, जो पूरे इंडिया में हमारे अलावा और कोई नहीं कर सकता, दैट इज ऑडिट। इंटर ग्रुप 2 में पढ़ोगे, इसको कमांड कर लिया तो अंधा पैसा है, कंपनियां करोड़ों रुपए देती है ऑडिट करने के लिए। और अगर आप एक अच्छे ऑडिटर हो, आपको प्रोविजन अच्छे से पता है कैसे करना है क्या करना है, तो भाई नेक्स्ट लेवल। सेकंड जो है वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन होता है ना, इनकम टैक्स, जीएसटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, ये सेकंड डोमेन है जिसमें सीए बहुत पैसा कमाता है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लॉ, नहीं, लॉ के अंदर कंपनीज एक्ट 2013, बढ़िया एकदम। अगर आपको इसकी नॉलेज है ना भाई साहब, आप फाड़ दोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, जेन्युइनली बता रहा हूं, फाड़ के रख दोगे। जब आप आर्टिकलशिप में जाते हो ना, तो जितने भी क्वेश्चन, कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं पूछेगा। अगर आप लॉ डोमेन चूज करते हो, कंपनीज एक्ट का इंटरव्यू में कंपनीज एक्ट उठा के पूछेंगे। और अगर आपको कंपनीज एक्ट की नॉलेज है बहुत अच्छे से, तो भाई आप प्रैक्टिकल लाइफ और एग्जाम लाइफ दोनों में फोड़ोगे। अभी इसका इंपॉर्टेंस बहुत छोटा है, माइनर है। क्यों? क्योंकि भैया पहली बात तो 20 सेक्शन है बस अपने सिलेबस में, इसमें सेक्शन है 438, 430, 440 सेक्शन है, इतने सारे शेड्यूल्स है। अब अपने सिलेबस में जो है, अगर कंपनीज एक्ट की बात करूं, टोटल आप मोटा मोटा लेके जाओ 440 सेक्शन आपके सिलेबस में है, 438, और उसके साथ साथ 7 शेड्यूल्स है इसमें। लेकिन अभी आपको सिर्फ 20 सेक्शन बढ़ा रहे, कंपनी क्या होती है, फीचर क्या होता है, बेसिक बता रहे, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो आज। और ये जो है एज इट इज इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 में आपको दोबारा पढ़ना है। इंटर में एक सब्जेक्ट आएगा कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ में आपको टोटल सेक्शन पढ़ने 130 140 तक तो हमारे टाइम पे पढ़ाते थे, अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पर मोटा मोटा 140 सेक्शन ग्रुप 1 में पढ़ते हो आप। अब जो ग्रुप 1 में 140 सेक्शन है, उसमें से 20 सेक्शन तो एज इट इज है, और मैं आपको ये पढ़ा के इंटरमीडिएट के पेपर के क्वेश्चन दिखा दूंगा जो आप यहां से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसकी वेटेज वहां पे भी सेम है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 2 तो सेम ही है ना जो यहाँ पे है। आपके वहां पे भी इंटर में आप जाओगे, पहले आपको टीचर यही पढ़ाएगा दोबारा, तो अगर आपके ये चैप्टर, ये वाला पार्ट पूरा स्ट्रांग है, तो आप लगा के लो इंटर में जो 10 चैप्टर आपको पढ़ना है, उसमें तो जो 2 चैप्टर आपने कर लिए पहले, बाकी 8 चैप्टर पढ़ोगे आप। समझ रहे हो? 2 बार रिपीट है, फाउंडेशन में पढ़ाते हैं, इंटर में भी पढ़ाते हैं। तो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे एग्जाम में अभी के लिए तो इंपॉर्टेंट है भाई। 15 नंबर का एक्ट है, मजाक थोड़ी है। और जेन्युइनली बता रहा हूं, बहुत ईजी, एलएलपी है ना, एलएलपी वैसा सुपर ईजी। एक्ट भी मॉडरेट है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, और 15 नंबर के लिए एकदम वर्थ इट है, और याद करने में भी ना इजी होगा आपको। ऐसा रिजिड जैसे कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी ना, वो कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी आप देखो, वो थोड़ी डिफिकल्ट टू लर्न है, लेकिन एलएलपी की थ्योरी क्या है, इजी टू लर्न है ना, उसमें डिफरेंस है। तो यहां पे भी इजी टू लर्न थ्योरी, आप जल्दी जल्दी कर लोगे, और काफी चीजें आपके लिए सेम होगी। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे फीचर्स पढ़े थे, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, बॉडी कॉर्पोरेट, वो सब टर्म्स यहां पे यूज होने वाली है, तो हम ज्यादा टाइम थोड़ी लगाएंगे उसमें। क्लियर है बेटा? पक्की बात एकदम 100%। आगे बढ़े हम, चलिए। तो आप मेरे साथ स्टार्ट करेंगे बेटा, हेडिंग डालेंगे, जल्दी से हेडिंग डालेंगे। हाँ भाई, द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013, समझ आ रही बात आपको? डेट से तो पहले क्लियर हो रहा है कि भैया ये जो एक्ट है इसकी एनफोर्सेबिलिटी 2013 में है, ठीक है। एक्ट होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होता है, और 2013 में एक्ट आया बेटा। एक्ट वैसे बहुत पहले का है, एक्ट तो ये चल रहा है बहुत पहले से। इससे पहले 2013 से पहले जो एक्ट चलता था 2012 तक, वो चलता था कंपनीज एक्ट 1956 पर चलता था पहले,
और 2013 में इसमें मेजर अमेंडमेंट आई थी, सो दैट हमने इसका नाम चेंज करके लग दिया कंपनीज एक्ट 2013। तो अभी जो एप्लीकेबिलिटी है वो 2013 की है। इसके बाद भी ये एक्ट बार बार अमेंड होता है, 15 में अमेंड हुआ, 17 में अमेंड हुआ, 19 में अमेंड हुआ, 20 में अमेंड हुआ, अमेंडमेंट आती रहती है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन जो मेन डेट है आप वो रखोगे कंपनीज एक्ट 2013। और नाम से क्लियरली आपको पता लग रहा है मनप्रीत भाई ये एक्ट एप्लीकेबल होता है किस पे? कंपनीज पे। अब पॉइंट है सबसे पहले, सर कंपनी क्या होती है, ये एक्ट कहां पे एप्लीकेबल है, कंपनी कितने टाइप्स की होती है, कंपनी के फीचर्स क्या है, बात समझ आ रही है? तो यहां पे हम पढ़ने वाले बेटा एक एक करके बहुत ही ज्यादा डिटेल में कंपनी क्या होती है और एवरीथिंग मैं आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से बताऊंगा, ठीक है? तो मैंने आपको एक चीज तो क्लियर कर दिया, आप साथ साथ नोट बनाते रहना बेटा। तो पहले चलता था बेटा द कंपनीज एक्ट 1956, द कंपनीज एक्ट 1956, और हमने इसे बेटा अमेंड करके कन्वर्ट कर दिया था द कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है जी? कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं बेटा तो इसमें आप याद रखेंगे टोटल 470 सेक्शन आपको पढ़ने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने? 470। मैंने बताया अप्रोक्सीमेटली 450 सेक्शन है, टोटल प्रिसाइज 470 सेक्शन है जो आपको पूरे पढ़ने हैं फाइनल तक। और यहां पे इसमें कुछ शेड्यूल भी है, कितने शेड्यूल है? 7 शेड्यूल्स है जो कंपनीज एक्ट में पढ़ाते हैं, ठीक है? तो कंपनीज एक्ट 2013 470 सेक्शन प्लस 7 शेड्यूल। सर क्या बस इतना ही खत्म? बेटा इसके साथ साथ आपको ना ऐड कर रहा हूं मैं, ऐड आपको पढ़ने होते हैं कंपनीज रूल्स। क्या पढ़ने होते हैं बेटा? कंपनीज रूल्स। तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 को भी कंप्लाई करना है, सारे सेक्शन सारे शेड्यूल, इसके अलावा कंपनी रूल को भी कंप्लाई करना है। अच्छा एक चीज जो मैं आपको बता दूं मनप्रीत, एक्ट और रूल में क्या डिफरेंस होता है बेटा? जैसे आपको पता है एक्ट तो पास करता है पार्लियामेंट, है ना, प्रेसिडेंट कंसेंट देता है, वो सारी चीजें। बेटा रूल्स जो होते हैं ना वो प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रिस्क्राइब बाय, मतलब कहीं जगह पे, कहीं कहीं जगह पे जब हम एक्ट पढ़ेंगे ना तो एक्ट में लिखा होगा कि यहां पे पेनल्टी उतनी होगी एज में बी प्रिस्क्राइब, यहां पे पेनल्टी उतनी होगी एज में बी। तो वो प्रिस्क्राइब कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट में करेगी? एक्ट तो बन गया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रूल्स, बाय नोटिफिकेशन, बाय सर्कुलर वो पेनल्टीज एंड वो चीजें प्रिस्क्राइब करती है। तो एक्ट में जहां पे भी लिखा हुआ ना एज में बी प्रिस्क्राइब, मतलब वो प्रिस्क्राइब कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे करेगी? वो उस कंपनी के रूल्स में डाल सकती है, इसके साथ साथ वो कोई नोटिफिकेशन और सर्कुलर इशू कर सकती है। तो यहां पे बेटा आपका सारा सिस्टम होता है डन। मेरे हिसाब से आपको इस बात की क्लैरिटी रहेगी अब कि हमें कंपनी जब भी हम बनाते हैं तो कंपनी में कौन कौन सी कंप्लायंसेस हमें देख के चलनी पड़ती है। पहले तो हमें क्या फॉलो करना है मनप्रीत भाई? सीधा सीधा कंपनीज एक्ट, पहले हमें क्या फॉलो करना है? सीधा सीधा 2013, उसके सारे सेक्शन एंड शेड्यूल। साथ साथ हमें कंपनी रूल्स को भी कंप्लाई करना होता है, साथ साथ कोई नोटिफिकेशन और सर्कुलर जो इशू होता है, और ये रूल नोटिफिकेशन सर्कुलर कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्लैरिटी मिल गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात आती है सर कंपनीज एक्ट में बात चल रही है तो जरा हम ये तो बता दो कि सर ये एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहां पर है। तो देखो बेटा आप ऐसे जाइए, और यहां लिखना बेटा एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 की एप्लीकेबिलिटी की बात करो बेटा मैं आपसे, कंपनीज एक्ट 2013 की एप्लीकेबिलिटी की बात करो बेटा मैं आपसे, ठीक है? एप्लीकेबिलिटी बोले तो क्या?
होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, वो तो है अलग बात। यह है कंपनी मतलब, एक बात बताओ, जो बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग, जैसे एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक भी तो एक कंपनी है, वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में उसे बैंकिंग कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब प्रॉब्लम यह है कि सर बैंकिंग वालों का ना अपना रेगुलेशन होता है, लेकिन बैंक कंपनी भी है, तो क्या कंपनीज एक्ट 2013 बैंकिंग कंपनी में एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। बेटा कंपनीज एक्ट बैंकिंग कंपनी में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि बैंक भी तो कंपनी है ना। सेकंड, बेटा आपने सुना होगा इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी का तो अपना एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट इंडिया में, तो सर क्या कंपनीज एक्ट इस पे एप्लीकेबल है? एब्सोल्युटली यस। अरे बैंकिंग भी कंपनी है, इंश्योरेंस भी कंपनी है, और या कंपनीज के लिए है ना, तो बेटा बैंकिंग हो या इंश्योरेंस हो या कुछ ऐसी कंपनीज होती है बेटा जो कुछ अलग स्पेशल टाइप की कंपनीज होती है, वो स्पेशल टाइप अभी हम देखेंगे। जैसे एनजीओ होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कंपनी बन सकती है। आप देखो, मैंने बताया था एलएलपी क्या नॉन प्रॉफिट के लिए खुल सकती है? नहीं, लेकिन मैंने वहां बोला था कंपनी बना सकते हो आप, तो कंपनी भी नॉन प्रॉफिट के लिए खुल सकती है। क्या उनपे एक्ट एप्लीकेबल है? तो पॉइंट क्या सुन लो, आज रूल बता रहा हूं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, किसी भी सॉर्ट ऑफ कंपनी जो कंपनी है उस पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट ने कोई प्रोविजन दिया, और मान लो इंश्योरेंस कंपनी का जो इंश्योरेंस एक्ट है उसमें कोई प्रोविजन लिखा है और दोनों प्रोविजन आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो बेटा उस केस में हम इंपॉर्टेंस देंगे इंश्योरेंस वाले एक्ट को। आई रिपीट, अगर कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन बैंकिंग कंपनी, यस। कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन इंश्योरेंस कंपनी, यस। कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी सॉर्ट ऑफ कंपनी जो अभी एक कंपनी बनती है। लेकिन अगर किसी कंपनी का, लाइक बैंकिंग कंपनी का, कोई स्पेशल एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और कंपनीज एक्ट ने कोई बात करी, उसके अपने एक्ट ने कोई बात करी, तो हम पहले प्रायोरिटी किसे देंगे? उसके अपने सेपरेट एक्ट को। क्या ये बात समझ आई? तो अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है, इंश्योरेंस एक्ट में कि भाई ये कोई काम करो तो पेनल्टी है 10,000 रुपए, और कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है ऐसे काम के लिए पेनल्टी है 5,000 रुपए, तो अपन पेनल्टी कितनी लगाएंगे? 10,000 रुपए, क्योंकि उसके अपने एक्ट में लिखा हुआ है। तो मतलब कंपनी एक्ट एप्लीकेबल तो है, लेकिन वो उसके अपने गवर्निंग एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, तो मैं एक बार लिखवा देता हूं बेटा, पेपर के लिए लेकिन नॉलेज के लिए। इस चीज में ना क्लियरिटी आपको रखनी है अच्छे लेवल की। मैं आपको चैप्टर ऐसे पढ़ाना चाहता हूं कि इंटरमीडिएट में जब कोई कहीं से भी आप पढ़ो तो आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि भाई स्टार्टिंग के 2 चैप्टर से तो कुछ भी पूछ ले तू, ऐसा पढ़ा है फाउंडेशन में। ऐसा नहीं कि रट्टे मार के चले गए, आ गया सब, ऐसा पढ़ा क्लियरिटी के साथ, रटा हुआ भी है, कॉन्सेप्ट भी क्लियरिटी है, केस स्टडी दे दे, कुछ भी दे दे। और इंटरमीडिएट में इससे भी क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले क्लियर बता रहा हूं। ये मत सोचना कि फाउंडेशन में दे रखा है तो हर चैप्टर की वेटेज है अपनी, तो अगर फर्स्ट चैप्टर की वेटेज 5 नंबर है तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो फाउंडेशन में पढ़ाया हो आपको। चलो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी एक्ट में लिखना, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट shall apply to नंबर 1, कहां पे अप्लाई होंगे? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होगा पहला उन कंपनी पे जो फॉर्म हुई है अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013। बेटा एक बात बताओ, 2013 से पहले कौन सा एक्ट था? 1956। तो अगर मान लो सुयश ने कंपनी बनाई 1956 में रजिस्टर करके, तो 2013 में क्या वो कंपनी नहीं रहेगी? अबे रिलायंस तो बहुत पहले बनी थी, टाटा बहुत पहले बनी थी, तो क्या इस एक्ट के आने से वो कंपनी खत्म हो गई? तो कह रहा है ये एक्ट कहां पे एप्लीकेबल होगा? कह रहा है कोई भी कंपनी या तो वो इस एक्ट में बनी है या इससे कोई प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी है, 1956 में बनी है या उससे पहले किसी एक्ट में बनी है, तो भी हम उस पर ये वाला एक्ट अप्लाई एप्लीकेबल करेंगे और हम उसे कंपनी ट्रीट करेंगे। बात समझ आ रही है? दूसरा, क्या इंश्योरेंस एक्ट में एप्लीकेबल होता है? बेटा इंश्योरेंस कंपनी में, सॉरी, तो लिखिए बेटा इंश्योरेंस कंपनीज में भी एप्लीकेबल होता है। थर्ड,
बैंकिंग कंपनी में भी यह एप्लीकेबल होता है। फोर्थ, कंपनी एंगेज्ड इन दी जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी यह एप्लीकेबल होता है। पॉइंट नंबर 5, एनी अदर कंपनी governed by any special act, उसमें भी एप्लीकेबल होगा। मतलब कंपनी होनी चाहिए भाई, चाहे इसमें हो चाहे प्रीवियस लॉ में हो, चाहे इंश्योरेंस हो चाहे बैंकिंग हो, चाहे कंपनी कोई जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें भी एप्लीकेबल होगा, चाहे कोई भी अदर कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट में भी बनी है, कंपनी है ना, एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? और लास्ट लिख लो बेटा, नोट डाल के। लेकिन मैंने आपको एक नोट डलवाया था मनप्रीत, याद है नोट? बेटा अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका कोई स्पेशल एक्ट है, लाइक इंश्योरेंस का स्पेशल एक्ट है ना, इंश्योरेंस ईडा लगता है उसमें, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है बैंकिंग कंपनी के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो कंपनी होती है उनका भी स्पेशल एक्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ठीक है, तो नोट में लिखना, अगर इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और एनी अदर कंपनी के स्पेशल एक्ट ने कोई प्रोविजन दिया तो हम उस प्रोविजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे rather than कंपनीज एक्ट 2013। आई रिपीट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, अगर किसी भी कंपनी का स्पेशल एक्ट है, कोई भी कंपनी का स्पेशल एक्ट है, जरा आपको होता है एलआईसी की ना, एलआईसी पे एलआईसी का एक्ट लगता है स्पेशल अलग से। अब एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी भी है तो उसमें इंश्योरेंस एक्ट भी लगेगा, और क्योंकि एलआईसी कंपनी भी है तो उसमें कंपनीज एक्ट भी लगेगा। अब सुनो, अंडरस्टैंडिंग सुन मनप्रीत, एलआईसी का एलआईसी एक्ट है, क्योंकि एलआईसी की इंश्योरेंस कंपनी है तो उस पर इंश्योरेंस एक्ट है, और क्योंकि एलआईसी कंपनी है तो उसमें कंपनी एक्ट 2013 भी है। लेकिन प्रोविजन की इंपॉर्टेंस, सबसे पहले हम किसकी बात मानेंगे? एलआईसी के अपने एक्ट की बात मानेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंस किसको देंगे? इंश्योरेंस एक्ट को, और लास्ट में इंपॉर्टेंस किसको मिलेंगे? कंपनी। तो अगर तीनों एक्ट में कभी भसड़ हो गई तो जीतेगा कौन? एलआईसी का अपना एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट और फिर कंपनी एक्ट लास्ट में। ठीक है? हाँ इंश्योरेंस वाला पहले तो कंपनी वाला बेटा, क्योंकि इंश्योरेंस जो जब एक्ट बना होगा ना तो सारे सर्कमस्टांसेस इंश्योरेंस के सोच के बने होंगे। नहीं, वो तो स्पेशल वाले की बात कर रहे हो ना। तूने बोला इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस कंपनी है तो उसमें इंश्योरेंस एक्ट लगेगा, कंपनीज एक्ट लगेगा, तो इंपॉर्टेंस इंश्योरेंस एक्ट को क्यों, यही बोल रहा है ना? तो बेटा वो एक्ट प्रिसाइजली उस चीज के लिए बना है ना। अब समझना, एक टीचर है जो 6 सब्जेक्ट पढ़ाता है, एक टीचर है जो लॉ पढ़ाता है। अब तुझे डाउट है लॉ का तो तू किसके पास जाना प्रेफर करे? उससे, वो भी सब पढ़ाता है लेकिन प्रेफर किसको करेगा? लॉ को। स्पेशल एक्ट है, इसको स्पेशल नॉलेज होगी, इस पे जाता हूं। समझ रहा है? अगर मैं किसी बात पे साइलेंट हूं तो फिर जनरल एक्ट पे चला जाएगा जो सब पे लगता है। समझ रहा है? चलो, आई होप बेटा आपको ये क्लियरिटी आ गई है। पक्की बात, किसी को कोई डाउट परेशानी तो बताइए बेटा। अब अगर मैं कंपनी एक्ट की डेफिनेशन, या मैं कंपनी की डेफिनेशन पे आ रहा हूं तो आप हेडिंग डालो बेटा, मीनिंग ऑफ कंपनी।
हेडिंग डालना मीनिंग ऑफ कंपनी। अब हमेशा की तरह बेटा कंपनी का मीनिंग सेक्शन 2 डिफाइन करेगा, राइट है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, कंपनी का मीनिंग वही अब अटपटा मीनिंग, जैसे एलएलपी का मीनिंग था, जैसे बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग था, ऐसा अजीब सा। कंपनी का मीनिंग पता है क्या दिया है, कह रहा कंपनी वो है जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी जैक 2013 में। लेकिन एक्चुअल मीनिंग तो मैं बताया, कंपनी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन इसमें ना अनलिमिटेड भी हो सकती है कभी कभार, लिमिटेड होती है जनरली, है ना। ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसके पास कॉमन सील का ऑप्शन होता है, वो जो फीचर है ना उसी को घुसा देना, डेफिनेशन बन जाएगी। लेकिन पहले जब भी आप कंपनी को डिफाइन करोगे पहले तो कंपनी की एज पर लॉ डेफिनेशन लिखनी है और फिर जो बाकी लोगों ने दी है वैसे लिखेंगे। तो पहले मैं पॉइंट नंबर 1 लिखूंगा बेटा, तो लिखो एज पर सेक्शन 2, हाँ मैं लिखवा रहा हूं बेटा 20, एज पर 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 defines the term कंपनी, कॉमा, अब देखो क्या डेफिनेशन है, कंपनी मीन्स a company incorporated under this act or under any previous कंपनी लॉ। ठीक है बेटा, तो मनप्रीत भाई कंपनी का मतलब क्या है बेटा, कंपनी का मतलब है कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो अगर आप 2013 में कंपनी रजिस्टर्ड हो कंपनी हो, आप उससे प्रीवियस 1956 में कंपनी रजिस्टर्ड हो तो आप कंपनी हो, और उससे पहले जितने भी एक्चुअली 5-6 बार आया हुआ है पीछे, जितने भी प्रीवियस कंपनी लॉ में आप अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो तो आपको कंपनी माना जाएगा। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा जनरल सेंस में लेते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 2 लिखना, इन अदर वर्ड्स, कॉमा, अब इसमें फीचर डालने सारे। अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मनप्रीत मतलब बेटा इसका ना नेचुरल बर्थ नहीं होता, क्या नेचुरल बर्थ नहीं होता, ये इनकॉर्पोरेट होती है, आर्टिफिशियल है ना, इनकॉर्पोरेशन होता है। इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law, comma, having a separate entity, having a separate entity, comma, with a perpetual succession, with a perpetual succession and a common seal। बेटा देख रहे हो डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन के नाम पे क्या चाहिए पर आपको फीचर्स, और मेरे हिसाब से एक एक फीचर मैंने ढंग से बताया हुआ है। एलएलपी में पढ़ाते ही मैंने पहले बोला था वहां लिखवा रहा हूं, यहाँ पे भाई फटाफट चलेंगे, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है फीचर बोल देगा 3 एक्सप्लेन करो ये वाले। ठीक है, तो पहला कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी है ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ।
अगर सिंपल टर्म से बोले तो कंपनी क्या है? एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, नेचुरल बर्थ नहीं होता, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। दूसरा ये क्या है बेटा? एक आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है बेटा? एक विच इज क्रिएटेड बाय कंपनी, क्रिएट होगी लॉ से, वाइंड अप होगी लॉ से, ना कंपनी पैदा होगी ना मरेगी जैसे नॉर्मली होता है। क्या होती है बेटा इसकी? सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी के मेंबर अलग है और कंपनी अलग है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, नॉट कंपनी। लाइबिलिटी ऑफ कंपनी इज लाइबिलिटी ऑफ कंपनी, नॉट मेंबर्स। ऐसे ही सेम असेट के साथ भी, कंपनी के एसेट इज कंपनी के एसेट, मेंबर के एसेट नहीं है, एंड वाइस वर्सा। और लास्ट बेटा इसकी परपेचुअल सक्सेशन, मतलब सारे मेंबर मर गए, एक प्लेन में 5 मेंबर जा रहे, पांचों प्लेन क्रैश में मर गए, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? मतलब मेंबर आएंगे जाएंगे, डेथ होगा, इंस्टॉलमेंट होगा, लाइफ ऑफ कंपनी जो है वो फॉरएवर चलती रहेगी, गोइंग कंसर्न। बस बंद करने का एक ही तरीका है, आपको वाइंड अप करना पड़ेगा प्रॉपर वाला। समझ आ रही है बात? दूसरी बात क्या है इसके पास? क्या होती है? कॉमन सील। आपको पता है ना, एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, ये मैंडेटरी होता है, ऑप्शनल? ऑप्शनल होता है। अब पहले मैंडेटरी होता था, अब ऑप्शनल। एलएलपी भी रख सकती है और कंपनी भी रख सकती है। आई होप बेटा कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात 100%। तो चलिए बेटा, मैं अगली हेडिंग लिखवा रहा हूं आपको। अगली हेडिंग पे आइए। अगली हेडिंग आप लिखेंगे बेटा, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। अब क्या मुझे एलएलपी में बहुत अच्छे से बताने के बाद रिक्वायरमेंट है कि मैं आपको एक एक फीचर लिखवाऊं? बेटा एक्सप्लेनेशन सेम है। ऑनलाइन वाले बच्चे जो रिकॉर्डिंग देखेंगे बेटा, अगर आप मतलब मैं आपके लिए काम करता हूं, मैं बुक से रीड करवा देता हूं, लेकिन मैं इसे दोबारा पूरा नहीं लिखवाऊंगा। रीड में एक बार जरूर करवाऊंगा, लेकिन हाँ आप लिख के चलो, लिख लो। अभी फीचर्स की बात करें तो बेटा फीचर्स जो है वो इसके वैसे तो बहुत सारे, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम जो लिखेंगे 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है, लिखो बेटा। 5 फीचर लिखेंगे तो आप मेरे साथ ऐसे लिस्ट बना लेना एक। सबसे पहले लिखो नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर आपको रिकॉर्डिंग वाले बच्चे इसके नोट्स चाहिए तो आप एलएलपी में जाके देख सकते हैं, ऑल्दो मैं बुक में अभी बता दूंगा आपको किस तरीके से लिखना है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें लिख लेना ब्रैकेट में, लीगली, कंपनी इज लीगली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मनप्रीत भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना, या पूरा लिखवाना है? ठीक है, मैं भी बुक से रीड करवा दूंगा, और नोट्स में अगर इनकेस वजह फीचर थोड़ा कम आते हैं, बट इनकेस अगर आए तो आप बुक से देख सकते हो, या आपको एलएलपी में जो लिखवाया वही कॉपी कर सकते हो। ठीक है, सेकंड फीचर नंबर 2 लिखेंगे बेटा। फीचर नंबर 2 है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब लाइफ ऑफ कंपनी फॉरएवर चलती रहेगी। इसमें लिखना चेंज इन मेंबर्स does not affect existence of company. Change in members does not affect existence of company. फीचर नंबर 3 लिखेंगे बेटा। यहां पे क्या होती है संदीप भाई? लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या होती है बेटा? लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या मतलब है? वैसे मैं बता रहा हूं इसमें अनलिमिटेड भी हो जाती है, अभी हम देखेंगे कब, एक्सेप्शनली, बट लाइबिलिटी ऑफ कंपनी is different from liability of member and members are not personally liable। और ये जनरली होता है, कुछ केसेस में पर्सनली लाइबल हो जाते हैं, नॉट पर्सनली लाइबल। फोर्थ फीचर लिखिएगा बेटा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है भैया, जैसे एलएलपी होती थी। आर्टिफिशियल क्योंकि नेचुरल बर्थ नहीं लेता,
ठीक है। लीगल क्योंकि जुडिशियल मतलब क्योंकि क्रिएटेड बाय लॉ है, और पर्सन मतलब ये हर एक काम कर सकता है ऑलमोस्ट जो एक पर्सन कर सकता है। ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकता है, ओन कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है, जो भी करना हो इस। हाँ, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में वर्ड यूज करा है तो मैं लिख रहा हूं, लिखो बेटा। कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली। देखो भाई, ये है तो लॉ की नजर में पर्सन, लेकिन बेटा ये अपने एक्ट थोड़ी कर सकता है, ये चल के थोड़ी जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बनाने। वो तो इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मेंबर है एज ए एजेंट, वही जाएंगे ना इसके लिए। कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, sue and be sued in its own name, in its own name। लास्ट लिख लीजिए आप, फिफ्थ पॉइंट इज कॉमन सील। कॉमन सील, कॉमन सील में क्या है बेटा, ये क्या होता है, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, प्लस ये ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी है। यहां पे आपके फीचर्स ऑफ अ कंपनी होता है खत्म। ठीक है, फीचर्स ऑफ अ कंपनी होते हैं खत्म। कोई दिक्कत? एक बारी मैं आपको बुक से जरूर रीड करवा देता हूं बेटा। तो अपन एक काम करते हैं, अपन बुक निकालते हैं इसकी। कंपनी में एमओए जी बेटा, एमओए एओए सब आएगा, देंगे हम आराम से, टेंशन मत ले। जी बिल्कुल बेटा, बहुत इन डेप्थ आएगा। अकाउंट्स में यहीं से आया हुआ है बेटा। नहीं, मेरे को तो 11th की बीएसटी याद है। हाँ हाँ, वही एमओए, हाँ वो भी आएगा सेम। ठीक है, मैं आपके लिए जो है कंपनी एक्ट ये रहा। चलिए, तो मैं आपको रीड करके जरूर दिखाऊंगा। देखो यहां पे फीचर्स बता दिए, अब एक एक फीचर को जरा रीड कर रहा हूं बस। ठीक है, आपको लिमिटेड लिखना है जो बताया गया है। अब देखो क्या बोल रहा है। पहला फीचर क्या है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये पहला फीचर था। जल्दी से एक बार देखते हैं भाई। आप चाहो तो घर पे जाके इसके सेपरेट नोट बना सकते हो अगर आपको मन है तो, बाकी एलएलपी वाले भी सेम फॉलो कर सकते हो, मतलब है कि एलएलपी का कंपनी लिख देना। There are distinctive features between different form of organization, and the most striking feature in a company form of organization, the other form of business organization, is that it acquires a unique character being a separate legal entity। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। In other words, when a company is registered, it is clothed with a legal personality। कह रहा है हम उसको लीगल पर्सनैलिटी देते हैं, मतलब लॉ की नजर में एक अलग पर्सन बना देते हैं उसे। It is clothed with a legal personality. It comes to have almost the same rights and power as a human being। तो उसके पास सेम राइट एंड पावर है। कुछ काम वो खुद नहीं कर सकती तो ह्यूमन एजेंट से करवाती है, अदरवाइज बाकी सारे लीगल काम वो खुद एज अ पर्सन सेपरेटली कर सकती है। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। उसकी एग्जिस्टेंस मेंबर से सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है। तो ये सारे पॉइंटर आप बना सकते हो और उसमें आंसर में अपने डाल सकते हो, पॉइंटर बना के डालना। ठीक है, a company can own property, have a bank account, raise loan, incur liability and enter into contracts अपने खुद के नाम पे। तो सर इसमें से पैराग्राफ करके नहीं लिखना बेटा, पैराग्राफ लिखना है पैराग्राफ लिख दे, पॉइंटर बना के डालना है पॉइंटर बना के डाल दे। मेरे हिसाब से तो पॉइंट्स ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी उसमें आप सिंपल पॉइंट्स लिख दो। वैसे फीचर एक्सप्लेन करने नहीं आते, बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन अगर आए तो। एलएलपी में आ जाते हैं, एलएलपी में आते हैं फीचर्स, लेकिन इसमें आज तक नहीं आते क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत है देने के लिए। भाई डॉक्ट्रिन्स है, एमओए है और टाइप्स ऑफ, पहले तो क्वेश्चन ही टाइप्स ऑफ कंपनी से आता है, फाउंडेशन इंटरमीडिएट दोनों में। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ाऊंगा आपको, बहुत सारे टाइप की कंपनी, सारी कंपनी आपको याद रखनी है, लिमिट सब याद रखनी है क्योंकि पेपर में पक्का आता है। ठीक है, तो ये कह रहा है इट्स पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट। तो जिन्होंने बनाया है उनकी पर्सनालिटी अलग है और बाकियों की पर्सनालिटी अलग है, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये। थैंक यू सो मच भैया। Even member can contract with company, acquire right against it,
मतलब सुनो भाई, अगर मैं एक मेंबर हूं और मुझे कंपनी पे केस करना है तो मेंबर भी कंपनी पे केस कर सकता है, कंपनी मेंबर पे केस कर सकती है, ये भी राइट हमने दे रखे। A company is capable of owning, enjoying, disposing of its property in its own name. Although the capital and assets are contributed by shareholders, the company becomes the owner of its capital and asset. अब मिला के हमने पैसा दिया है, लेकिन अब वो पैसा किसका है? कंपनी का है। समझ रहे हो? तो भैया सेपरेट लीगल एंटिटी, आप चाहो तो पॉइंटर बना के अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्ड कर सकते हो बेटा, अदरवाइज एलएलपी में हमने लिखा हो, आपकी मर्जी है तो आप इन्हीं को, जहां मैंने नोट्स रोके ना 5 पॉइंट बना के, इन्हीं को एक एक करके सेपरेटली अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। वो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो फिर केस लॉ दिया, इसे छोड़ दो। सेकंड आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या है? मेंबर में डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट्स वाउंड अप। मतलब कंपनी को मारने का एक ही तरीका है, वो है लीगल तरीका, वाइंड अप कर दो, वरना मेंबर को मार के कुछ नहीं होगा भैया। वाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। द शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड्स इनफाइनाइटली। मतलब कंपनी के शेयर जाते हैं, मैंने बेचा, इसने खरीदा, इसने खरीदा, तो मेंबर चेंज होते रहेंगे, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। Hands infinitely, but that does not affect the existence of the company. Since a company is an artificial person created by law, law alone can bring an end to its life. Law ही इकलौता है जो मार सकता है। Its existence is not affected by the death or insolvency of its member. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हो, मेनी कंपनीज इन इंडिया आर इन एग्जिस्टेंस फॉर ओवर 100 years. दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू, अब देखो काफी कंपनी, टाटा, रिलायंस, कितने सालों से, क्या इनके जो, जैसे अब धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस बनाई, वो तो है नहीं, तो क्या कंपनी खत्म हो गई? कंपनी की लाइफ चलती रहेगी भैया। थर्ड बेटा आपको पता है क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। अब इसमें ना ये जो पहले पॉइंट 1 2 3 है ना, ये मैं बताऊंगा बाद में, ये आएगा अभी बस आप इतना समझो। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या बेटा? लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ अ कंपनी। पहले बता रहा है लाइबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, आप कौन सी कंपनी के टाइप हो, क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी होती है, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन वो डिपेंड करता है कंपनी के टाइप्स पे। अगला टॉपिक आएगा तब आपको पता लगेगा, बट अभी के लिए आप इतना समझो, जनरली कंपनी की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। किस लिमिट तक? जितना आपका शेयर अनपेड है, जितना आपका शेयर, मैंने 1 लाख शेयर लिए, 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर दिया, 5 रुपए फाइनल कॉल बचा है। अगर कंपनी में कोई भी भसड़ होगी तो मैं 1 लाख शेयर पे 5 रुपए फाइनल कॉल दूंगा बस, जो अनपेड है वो दिया, मेरा फ्री हो गया लाइबिलिटी है। ये जनरल सीन है, इसके अलावा और भी चीजें होती है, बट हम टाइप में देखेंगे हो जाके। नेक्स्ट आइए बेटा, कंपनी क्या है बेटा? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। क्या बोल रहा है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ अदर देन नेचुरल बर्थ। इट इज लीगल और जुडिशियल एज इट क्रिएटेड बाय लॉ। तो आर्टिफिशियल मतलब क्योंकि ये अदर देन नेचुरल बर्थ है, लीगल मतलब क्योंकि ये क्रिएटेड बाय लॉ है, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड पर्सन? इट इज पर्सन सिंस इट इज क्लॉथ विद ऑल द राइट्स ऑफ एन, तो सारे राइट्स एंड ड्यूटी जो इंडिविजुअल के वो ये करता है। तो ये पहला पॉइंट सबसे मेन है, ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं। दैट्स अ कंपनी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल लीगल। और लास्ट बेटा कॉमन सील, वो ये रहा आपका। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट बेस्ट ओन्ड विद द बॉडी ऑफ अ नेचुरल बीइंग, देयरफॉर इट वर्क्स थ्रू द एजेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी which is affixed by the officer and employees of the company on its every document. तो कॉमन सील जो है डॉक्यूमेंट में लगाते हो, क्या ये इंक वाली सील होती है? नो, मैंने बताया था ये एनग्रेव कर देती है, पेपर को छेद करके एनग्रेव्ड होती है, ठीक है। तो एक ऑफिशियल सिग्नेचर है जो कंपनी के मेंबर या उसके एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट में लगाते हैं। कॉमन सील इज अ सील यूज्ड बाय अ कॉर्पोरेशन एज अ सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अब यहां पे क्लियरली देखो 2017 की अमेंडमेंट दे रखी है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में अमेंडमेंट आई। मैंने बताया ना पहले कॉमन सील मैंडेटरी होती है, बाद में अमेंड करके उसे ऑप्शनल बता दी। तो यहां पे लिखा हुआ है 2015 हैज मेड द कॉमन सील ऑप्शनल by omitting the words and a common seal from section 9 so as to provide an alternative mode of authorization for companies who opt not to have a common seal. तो बेसिकली 2015 में एक अमेंडमेंट आई जिसने कॉमन सील को ऑप्शनल बना दिया और एक ऑल्टरनेटिव दे दिया कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करना है तो या तो आप कॉमन सील लगा दो या फिर हम आपको एक और ऑप्शन दे रहे हैं। वो ऑप्शन क्या होता है? वो होता है डायरेक्टर के साइन। वो ऑप्शन मैंने पहले बता दिया, डायरेक्टर के साइन कर दो आप तो हम मानेंगे कि वो सिग्नेचर है। Rationale for this amendment is that common seal is seen as a relic of medieval times even in the UK in case of company does not have, हाँ ये रहा बेटा, इधर पढ़ो लास्ट वाली लाइन, in case a company does not have a common seal, क्योंकि ऑप्शन लोगे ना तो रखना, the authorization shall be made by 2 directors or by a director and a
कंपनी। तो बेटा इधर आ जाओ, सिस्टम सेट कर देते आपके लिए। मेरे हिसाब से बेटा सेट हो गया, यहाँ पे खत्म ना, फीचर्स खत्म। क्या फीचर्स लिखवाने की जरूरत है? आप बोलोगे मैं लिखवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने एलएलबी में ऑलरेडी लिखवा दिया है, प्लस मैंने रीड भी करवा दिए। तो इट इज योर होमवर्क कि आप जो है इसको कंप्लीट करो। जरूरी नहीं कि नोट्स में ही ऐड करो, अपने रफ पेज में कर लो या कहीं कर लो, बस पढ़ लेना एक बार घर जाके प्लीज, है ना। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं लिख देता हूं, कॉमन सील वाले फीचर के नीचे ना आप नोट डाल देना बेटा प्लीज एक बार। कॉमन सील वाले फीचर के नीचे एक नोट डाल देना और लिख देना कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। 2015 में 17 में बहुत बारी अमेंडमेंट आई है। तो लिखना 2017 नहीं 15 में 17 में हर बहुत बारी आई हुई है, लेकिन हमारी जो कॉमन सील वाली है वो 15 में आई थी। तो हम लिखेंगे ऐसे लिखते बेटा, देखो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। अमेंडमेंट लिखा है ना तो ईयर चेंज कर दिया। अगर कंपनीज एक्ट लिखा होता तो 2013। अब कंपनी 2015 में जो अमेंडमेंट आई है उसने क्या करा, कॉमा मेड कॉमन सील ऑप्शनल। मेड कॉमन सील, हेलो हाँ जी सर अभी बिजी। मेड कॉमन सील ऑप्शनल, मेड कॉमन सील ऑप्शनल, ठीक है। और एंड गिव्स एन ऑल्टरनेटिव फॉर दैट। और वो ऑल्टरनेटिव क्या है बेटा, तो आप दो पार्ट में से डिवाइड करना। अगर आपको डॉक्यूमेंट को अफिक्स करना है या डॉक्यूमेंट को साइन करना है कंपनी के बिहाफ पे, तो दो ऑप्शन हमने दे दिया आपको। अब पहला ऑप्शन ये है कि आप जो है कॉमन सील रख लीजिए। पहला ऑप्शन ये है कि आप क्या रख लीजिए बेटा, कॉमन सील रख लीजिए, डॉक्यूमेंट साइन कर दो, माना जाएगा कंपनी ने साइन कराया। ये दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, राइट। लेकिन देयर इज वन मोर ऑप्शन जो गिवन है, और करके लिखना। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन में भी दो ऑप्शन है, या तो टू डायरेक्टर्स साइन कर दे, या फिर वन डायरेक्टर एंड वन कंपनी सेक्रेटरी। सीएस होता है ना बेटा, ये भी कोर्स होता है कंपनी सेक्रेटरी। अगर ये हो गया तो दोनों में हम, दोनों केस में हम मानेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी ने साइन कर दिया। ठीक है मनप्रीत, या तो कॉमन सील लगा दो, ऑप्शनल है, या फिर दो डायरेक्टर साइन कर दो। और अगर दो डायरेक्टर साइन नहीं कर सकते तो दो डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर या फिर एक कंपनी सेक्रेटरी। आपको याद है लास्ट क्लास मैंने डिफरेंस कराया था, किस किसने डिफरेंस करा हुआ है? सर मैं वाला रजिस्टर मिलाया मैंने करा हुआ है पक्का, मनप्रीत भाई करा हुआ है ना। हाँ तो आपको याद है जब हमने करा होगा तो वहां पे हमने कंपनी वाला डिफरेंस कराया था। यहां पे चाहिए होते थे मिनिमम पार्टनर दो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इधर में थी प्राइवेट में 2 से 200, पब्लिक में 7 से नो लिमिट। और डायरेक्टर में भी याद रखना, डायरेक्टर में वहां डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम 2 इंडिविजुअल चाहिए होते थे, एटलीस्ट 1 रेजिडेंट। कंपनी में डायरेक्टर में क्या था, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3। तो अगर कोई पब्लिक प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर तो मिनिमम रखना है, तो या तो दोनों के साइन करवा दो, या मान लो 2 डायरेक्टर है, एक के डायरेक्टर एक के सीएस के करवा दो, आपकी मर्जी है। चलिए बेटा बताइए क्या कोई दिक्कत, अरे बेटा जल्दी बताइए क्या कोई दिक्कत। ठीक है, तो हमने पहला कॉन्सेप्ट अपना इंट्रोडक्शन बेटा निपटा दिया है, क्या यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, एप्लीकेबिलिटी बता दी, कंपनी का मीनिंग बता दिया, कंपनी के फीचर्स बता दिए, कॉमन सील की नई अमेंडमेंट बता दी। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। ऑल गुड, एब्सोल्युटली, बताओ जल्दी। इजी है ना चैप्टर, जल्दी याद होगा फटाफट। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्रेश पेज, फ्रेश पेज, एकदम फ्रेश पेज। हाँ या तो उतने को क्लोज कर दे, ऊपर लाइन बना के फ्रेश पेज, और हेडिंग डालना क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013।
हम अब देख रहे हैं कि भैया कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनीज की क्लासिफिकेशन कैसे हुई है। तो क्लासेस या फिर टाइप्स जो भी आप बोलो ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बेटा आप इसे डिवाइड करिएगा 5 टाइप्स में। ठीक है, स्पेस थोड़ा देख लेना। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनीज 5 टाइप में डिवाइड करिए। सबसे पहला लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। पहला लिखना ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। मैं आपको पूरा टेबल बना के दे रहा हूं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। हाँ जी, नहीं नहीं, बस पहले मैं पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर एक एक को पकड़ के समझाऊंगा। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेस पे बेटा, लाइबिलिटी के केस पे पहली होती है ए। आप बोलोगे सर 2 टाइप की होगी ना, एक लिमिटेड लाइबिलिटी और एक अनलिमिटेड, लेकिन 3 है बेटा। एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। और तीसरा क्राइटेरिया जो होता है वो रेयरली होता है लेकिन होता है, विच इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तीसरा क्राइटेरिया रेयर होता है लेकिन होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है जी, तो ये था पहला ऑन दी बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अब देखो, लिमिटेड में 2 टाइप है, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। तो लिमिटेड में 2 वैरायटी है, ये नॉर्मली होता है जो होता है कंपनी में। और देयर सर सम केसेस जहां पे लाइबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड भी हो जाती है, तो याद रखिएगा। सेकंड आना, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के बेसिस पे बेटा, मेंबर्स के बेसिस पे। सुरेश भाई 2 टाइप की, लिमिटेड अनलिमिटेड। लिमिटेड में 2 टाइप होता है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। तो बेसिकली लायबिलिटी के बेसिस पे 3 टाइप की कंपनी बन सकती है। ठीक है, जब आप बना रहे होंगे तब डिसाइड करना होता है। हाँ। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। सबसे पहले पब्लिक कंपनी। सबसे पहले क्या है, ये तो तुम्हें पता है बेटा, पब्लिक कंपनी में मेंबर की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती ना, नहीं होती ना इसमें। ठीक है, बी एक वैरायटी है विच इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मेंबर की रिस्ट्रिक्शन ए होती है, कितनी होती है, 200 होती है। पब्लिक में नहीं होती ना, 7 से अनलिमिटेड, यहां पे 2 से 200 की लिमिट होती है। और एक थर्ड वैरायटी और है, वैसे मैं बता दूं कि जो थर्ड वैरायटी है ये प्राइवेट का ही एक टाइप है। आई रिपीट, जो थर्ड वैरायटी है वो प्राइवेट का ही एक टाइप है, एंड दिस कॉल्ड वन पर्सन कंपनी, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। मैं पहले ही बता रहा हूं, वन पर्सन कंपनी हमेशा याद रखना, ये क्या है बेटा,
ये प्राइवेट की ही वैरायटी होती है। जब ओपीसी की डेफिनेशन बढ़ाऊंगा ना, तो पहली लाइन है ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम पर्सन कितने होते हैं? एक ही मिनिमम, एक ही मैक्सिमम। थर्ड आइए, थर्ड आइए बेटा। थर्ड लिखना ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ये इंटरमीडिएट का लेवल है बेटा, ये पेपर में इंटरमीडिएट और फाउंडेशन में आप कॉमन लिख के चलो ये पॉइंट। और अभी मैं बताता चलूंगा किसमें से कहां क्वेश्चन बनेगा, कौन सा वाला। इसमें दो वैरायटी होती है बेटा। सबसे पहले लिखना होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, सुना आपने नाम? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। अब मैं बताऊंगा आपको क्या होता है, मस्त एकदम। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। और बी एक और होता है विच इज कॉल्ड एसोसिएट कंपनी। अब आप यहां टेक्निकल नॉलेज लेने वाले, बहुत भारी वाली, एक एक चीज की बहुत माइनर माइनर डिटेल से पूरा केस स्टडी क्वेश्चन में बदलाव आ जाता है। ठीक है, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट। इसके बाद फोर्थ लिखिएगा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ असेस टू कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ असेस टू कैपिटल, कैपिटल के बेसिस पे। फर्दर दो टाइप, एक होती है बेटा लिस्टेड कंपनी, ये तो सुना होगा शायद, और एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या है बेटा? लिस्टेड कंपनी होती है जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, आप ट्रेड कर सकते हो। अनलिस्टेड होती है जो पब्लिकली लिस्ट नहीं हुई अभी तक, आप पब्लिक उसको शेयर परचेज सेल नहीं कर सकते, वो प्राइवेट प्लेसमेंट से ही उठाती है पैसा। ठीक है, मैं वैसे बताऊंगा, मतलब ये समझ, जिसका शेयर मार्केट में स्टॉक अवेलेबल है, तूने ऐप खोली कोई भी ब्रोकर की और तुझे जो भी शेयर दिख रहे हैं वो सारी लिस्टेड कंपनी है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, जिनका आईपीओ आ गया है, पब्लिकली ले सकती है पब्लिक। और जिनका लिस्ट नहीं होता स्टॉक मार्केट, जैसे एक कंपनी है स्विगी, स्विगी का अभी अभी आईपीओ आया है, अभी अभी स्टॉक मार्केट पर उसका शेयर अवेलेबल हुआ है पब्लिक के लिए। तो पहले वो अनलिस्टेड कंपनी थी, लेकिन जैसे उन्होंने आईपीओ लाया और पब्लिकली शेयर अनाउंस कर दिए, अब वो क्या बन गई है? लिस्टेड। ठीक है, तो आईपीओ जब आप लाते हो, पब्लिकली शेयर लाते हो, तो लिस्टेड बन जाते हो, उससे पहले आप अनलिस्टेड हो। इसके बाद लास्ट बेटा कैटेगरी डालना, फिफ्थ वाली, विच इज कॉल्ड अदर कंपनीज। आ गई बेटा क्या? अदर कंपनीज। अदर कंपनीज में सबसे पहले लिखना, सबसे पहले आपको पढ़ना है गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले आपको लिखना है गवर्नमेंट कंपनी। फिर बी लिखना बेटा फॉरेन कंपनी। फिर सी लिखना बेटा सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी पता है? ये होता है बेटा एनपीओ, और जो चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है। कौन से पर्पस के लिए? तो अगर आप एनपीओ या चैरिटेबल पर्पस, नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए खोल रहे हो, तो आपको फिर कौन सी कंपनी बनानी पड़ेगी? सेक्शन 8 कंपनी, एनपीओ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट लिखो डी डोरमेंट कंपनी। सर इतनी सारी, हाँ जी बेटा, ये कंपनी कंपनी पढ़ेंगे बस, कंपनी कंपनी में मेजर चैप्टर खत्म हो गया। फिर क्या बचा? एमओए, ओए और उनके 3 डॉक्ट्रिन, खत्म चैप्टर। डोरमेंट कंपनी। उसके बाद लिखो बेटा निधि कंपनी। हाँ सुयश, ये तेरी एक्स वाली निधि नहीं है बेटा, कहीं तो उसको याद कर रहा है निधि के नाम पे। निधि कंपनी। फिर होते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिन्हें बोलते हैं पीएफआई।
एंड दैट्स इट। सर जूम करना। ये आपका टाइप्स ऑफ कंपनी मामला है पूरा, ये सारे हमें पढ़ने हैं। इसके बाद मेजर जितना मुझे याद है, इसके बाद मेजर जो मुझे याद है वो है एमओए, एओए, तीनों की डॉक्ट्रिन, 3 डॉक्ट्रिन आपके सिलेबस में, और लास्ट आपका बन गया क्या, इनकॉर्पोरेशन। जैसे एलएलपी का याद है आपको, इनकॉर्पोरेशन बनाया था, पहले नेम रिजर्वेशन होता है, फिर सेक्शन 11 में स्टेटमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, प्रिस्क्राइब फीस के साथ भेजना होता है, फिर सेक्शन 12 में रजिस्ट्रार 14 दिन में आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देता है ना, नेम चेंज करना है, कुछ करना है सारा, वैसे ही इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस इसका भी होता है। वो इंटरमीडिएट में आप डेप्थ में पढ़ोगे बहुत पूरा चैप्टर, लेकिन अभी आपका थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स है। डोरमेंट, DORMANT, डोरमेंट, हो गया। चलो अब इंपॉर्टेंट मार्क करो बेटा, जिससे पेपर में क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, जो मार्क करो वही आएंगे पेपर में, बाकी हटा दो। लिमिटेड बाय शेयर लिमिटेड, ये नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉर्मल है। पहला क्वेश्चन यहां लिख लो, पब्लिक प्राइवेट ओपीसी, पक्का क्वेश्चन भाई, पक्का, चार्ट के चले जाना एकदम ढंग से। फिर यहां पे कर लो वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज पूछना था, वो नीचे ब्लू में आया था, क्या बनाया हुआ? बेटा वो ना प्राइवेट का ही सॉर्ट होता है अच्छा वैसे ओपीसी। ठीक है। यार स्मॉल कंपनी कहां रह गई यार, एक स्मॉल कंपनी भी तो होती है। ओके 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 ओके, अरे सॉरी एक गलती हो गई यार, गलती नहीं हो गई, मतलब ऐड ऑन कर लेना, प्राइवेट कंपनी के साथ है ना यहाँ पे डी ऐड कर लो, स्मॉल कंपनी, वही मैं कह रहा प्राइवेट कंपनी में स्मॉल भी तो आएगा। तो यहाँ पे मेंबर के बेसिस पे 4 है, पब्लिक प्राइवेट मेजर यही है, और प्राइवेट के ना टाइप है बेटा, प्राइवेट के क्या होते हैं टाइप, ओपीसी भी प्राइवेट का टाइप है, और स्मॉल कंपनी भी किसका टाइप है, प्राइवेट का, ठीक है। लेकिन हमने सीडी कर दिया अलग, लेकिन वो प्राइवेट का ही एक सॉर्ट है। मनवीर भाई समझ आ गया। तो देयर इज अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी में या तो प्राइवेट कंपनी खोल सकते हो आप, या स्मॉल कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी होती है, और ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी होती है। तो ये आपका है। अब मैं पहले बता दिया, पहला ये वाला इंपॉर्टेंट है। दूसरा बेटा ये होल्डिंग सब्सिडरी है ना, इसे बना लो चांद सितारे, इंटरमीडिएट में आज तक पेपर में क्वेश्चन में आता है ये, पहले ही बता रहा हूं, और बेहतरीन केस स्टडी बन के आती है, बेहतरीन, मजा आ जाता है क्वेश्चन करके। नेक्स्ट यहां पर से ये वाला सेगमेंट कर लो वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला कर लो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें से मैं थोड़ा प्रिसाइज हो रहा हूं, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 8 कंपनी में डबल स्टार बनाना सुपर इंपॉर्टेंट, और निधि कंपनी थोड़ा इंपॉर्टेंट। मैं पहले बता रहा हूं पेपर मैंने नहीं बनाया भाई, सब कुछ पढ़ाऊंगा, सारे पढ़ाऊंगा, आपको याद सारे करने हैं, लेकिन जो मैंने स्टार और इंपॉर्टेंट बनाया उनको रट लेना ढंग से। पब्लिक प्राइवेट स्मॉल ओपीसी पहला, होल्डिंग सब्सिडी दूसरा, और अदर कंपनी में गवर्नमेंट सेक्शन 8 निधि, ये 3। पीएफआई पहले होता नहीं था, ये नया आ गया है, अब ऐड हुआ है, तो इसे इंपॉर्टेंट बना लो क्योंकि नया है, पहले नहीं होता था इस बस में। बन गया चार्ट, स्टार्ट करें। आ जाओ भाई, एक एक करके स्टार्ट करेंगे भाई। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, फर्स्ट पॉइंट विच इज कंपनी on the basis of liability, company on the basis of liability, company on the basis of liability।
अब देखो बेटा, पहले मैं अपने लेवल पे समझा देता हूं, ठीक है, फिर हम लिख लेंगे फटाफट एक बार में। कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब देखो बेटा, कंपनी की जो लायबिलिटी है ना, देखो हमने जब याद करो फीचर लिखवा था तो हमने लिखा था लिमिटेड होती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में लिमिटेड है। अब देखो आप एक मेंबर हो, आप जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे आप क्या चाहोगे कि लायबिलिटी लिमिटेड हो अनलिमिटेड हो? लिमिटेड हो। तो ऑप्शन के लिए सब दे रखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेस में जनरली देखा गया हर बंदा लिमिटेड ही जाएगा ना। मैं तो चाहूंगा भाई कल को कंपनी डूबे तो मेरा घर भी डूब जाए उसके साथ, मैं चाहूंगा कंपनी डूबे मैं बच जाऊं। तो मतलब ये एक्ट में ऑप्शंस अवेलेबल है, और जनरली लोग कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करते हैं? लिमिटेड वाला। तो जब भी कंपनी की लायबिलिटी देखी जाएगी तो वो दो तरीके से देखी जाएगी बेटा। एक होती है लिमिटेड, आराम से आप एक बार ही देख लो, एक ही बारी में समझ आ जाएगा, और एक होती है अनलिमिटेड। देखो अनलिमिटेड में तो मुझे कुछ नहीं बताना, ये तो पता है आपको। पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होती है, एलएलपी में लिमिटेड होती है, कंपनी में दोनों ऑप्शन है बेटा। लिमिटेड अनलिमिटेड का मतलब होता है जहां पे मेंबर्स आर क्या? पर्सनली लायबल, member are personally liable for the debt of the company, for the debt of the company। संदीप सुरेश बेटा कोई डाउट? इसमें तो आपको पता है ना बेटा, आपने कंट्रीब्यूट करा 1 लाख, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कंपनी पे लायबिलिटी आएगा 10 लाख की। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है आपका 1 लाख कंट्रीब्यूशन तो जाएगा ही, बाकी 9 लाख के लिए आप पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो। घर बेचो, गाड़ी बेचो, बर्तन बेचो, बीवी के गहने बेचो, गर्लफ्रेंड की किडनी बेचो, जो बेचना बेचो, पैसे रिकवर करवाओ। अब लिमिटेड में हमारे पास दो भसड़ है, ये आपके लिए नया बेटा, ऐसा कुछ एलएलपी में हमने नहीं पढ़ा था, ये यहां पे आपको पढ़ना है। लिमिटेड में दो केस होते हैं बेटा, एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स और एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी। सिंपल शब्दों में, पहली बात, दोनों ही केस में लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि यहां पे मेंबर की, मनप्रीत, पर्सनल लायबिलिटी कभी भी अराइज नहीं हो सकती सर, हो ही नहीं सकती, क्योंकि लिमिटेड है ना। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो बेटा, लिमिटेड बाय शेयर का मतलब है आपने जितना शेयर अनपेड रखा है उतने के लिए लायबल हो। जितना आपने शेयर अनपेड रखा है, मान लो मैंने 1 लाख शेयर लिए, 10 रुपए का शेयर था, मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 5 पे कर दिया, बचा कितना? फर्स्ट फाइनल कॉल का 5। तो मैं जब भी लायबिलिटी आएगी तो मेरी 1 लाख शेयर पे 5 मतलब 5 लाख रुपए की लायबिलिटी आएगी, और जितना अनपेड शेयर है उसके बाद में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? सुनो सुयश, हम पांचों मेंबर, हम चारों मेंबर कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। अब जब कंपनी फॉर्म हुई ना तो लिमिटेड बाय शेयर तो होता ही है, उसको तो बोलने की जरूरत नहीं है। अगर इसने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो ये 1 लाख रुपए पे जो भी अनपेड होगा वो तो देगा ही देगा। लेकिन सुयश ने कहा यार मैं आज एक गारंटी देता हूं, बनते टाइम अगर कल को कंपनी में कोई भी लायबिलिटी लॉस हुआ तो मैं लिमिटेड बाय शेयर के लिए तो लायबल होऊंगा ही, उसमें तो सब लायबल है ना, मना थोड़ी है। सुयश ने अलग से बोल दिया मैं 5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा गारंटी देता हूं। अब देखो जब लॉस होगा तो सुयश की दो लायबिलिटी आएगी। पहली तो शेयर अनपेड वाली जो हम सबकी है, तेरे को भी देना है, मेरे को भी देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है। और दूसरी लायबिलिटी आएगी जो चौधरी बना था ना खड़ा होके कि मैं गारंटी ले रहा हूं 5 लाख के डेट की। तो सुयश भाई अब आपकी पहली तो अनपेड शेयर के लिए लायबिलिटी है, और वो गारंटी जो आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे दी थी उसके लिए लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड बाय गारंटी। तो याद है ना, लिमिटेड बाय गारंटी में ड्यूअल लायबिलिटी होती है, शेयर वाली भी। कोई बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चा कहता है सर लिमिटेड बाय गारंटी में ना सिर्फ गारंटी तो देगा, वो शेयर थोड़ी लेगा। बेटा लिमिटेड बाय शेयर तो देना पड़ेगा, और जो सम ऑफ गारंटी है ना वो भी पे करना पड़ेगा, समझ रहे? मान ले डेट तेरा जो है वो तूने गारंटी दी थी 5 लाख की, अब तेरा लिमिटेड बाय शेयर है उसमें 5 लाख गए, अब 2 लाख और देने तेरे को, तो तूने 5 लाख तक की गारंटी दी थी ना, तो कितना और देगा? 2 लाख पूरे देगा। लेकिन ध्यान से
लिमिटेड बाय शेयर में 5 लाख गए, इसने गारंटी दी थी 5 लाख की, देने पड़ रहे 7 लाख, तो अब ये कितने देगा? 5 ही देगा। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, मान लो लॉस हो गया 12 लाख का, कितने का? अब सुयश भैया कैसे देंगे, देखो पहले तो ये देगा अनपेड शेयर का, कितना? 1 लाख पे जो अनपेड था कितना? 5, तो 5 लाख दे दिया, बैलेंस कितना बचा? अब इसने गारंटी कितनी दी थी? गारंटी तो 5 की दी थी ना, अब ये 7 थोड़ी देगा, कितना देगा? 5 ही देगा, और बाकी 2 लाख क्या हो जाएगा बेटा? बैड डेट्स, खत्म हो गया बात, क्योंकि अनलिमिटेड थोड़ी, अब घर थोड़ी जाएगा अपने घर बेचने, ये सीन है। तो आई होप आपको ये वाली क्लियरिटी मिल गई है बेटा, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। तो सिंपल शब्दों में हाँ जी बेटा, लायबिलिटी ज्यादा हो जाती होगी और कंपनी पे नहीं कर पाती होगी, तो कंपनी को तो डिसॉल्व करवा देते होंगे। हाँ हाँ, फिर वो लग जाता ना इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, फिर केस चलेगा, कंपनी इंसॉल्वेंट होगी, कंपनी के सारे एसेट जाएंगे, जितनी रिकवरी हुई हुई, जो नहीं हुई वो सामने वाले का डूब गया, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो कंपनी भी बिकेगी, फिर हमारे घर भी बिकेंगे। तो मेंबर्स का ऐसे लॉस होता है कि उनके पास जितने शेयर होते हैं उन सबकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे लॉस होता है? मतलब कुछ तो होता बेटा होगा ना? जो भी अमाउंट होगा ना, Real world। उस पे रियल वर्ल्ड में क्या होता है, जो भी अमाउंट, जैसे मान ले मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा है कंपनी पे, तो जब कंपनी डूबेगी तो वो मेरा 1 करोड़ डूब जाएगा, दैट इज द लॉस जो मुझे बियर करना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब मान लो 1 करोड़ मेरा कंट्रीब्यूशन है, उसमें से मैंने कंपनी को 80 लाख ही दिया है, तो 80 लाख गया और मेरी लायबिलिटी 20 लाख की और देने की बन जाएगी, दैट्स इट। उसके अलावा मैं पर्सनली लायबल नहीं होगा अगर लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, तो 10 लाख लॉस हुआ है, हम्म, दो पार्ट में जिनके मतलब 5-5 रुपए रहते हैं 1 लाख शेयर पे, हाँ तो फिर वो अगर अगर किसी ने गारंटी भी दे दी उनमें से एक ने कि मैं हाँ एक्स्ट्रा पे करूंगा लॉस होगा, बेटा, तो पहले तो आप बाय शेयर लायबल होंगे ना, पहले आप 5-5 दे दो, 5-5 में जब डेट क्लियर हो रहा है तो डेट क्लियर हो गया। अगर डेट क्लियर नहीं हो रहा, मान लो 2 लाख एक्सीड हो रहा है, तो क्या इक्वल डिवाइड होगा? जिसने गारंटी दी वो जाएगा, गारंटी वाला जाएगा। पहले तो इक्वली डिवीजन होगा ना, जो अनपेड शेयर है सब अपना अनपेड शेयर लाएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर डेट पे ऑफ हो रहा है तो बढ़िया है, डेट पे ऑफ नहीं हो रहा तो हम किसी पकड़े आ जाओ भाई, किस किसने गारंटी दी थी जल्दी आओ, गारंटी वाले बैठे, फिर उनसे गारंटी अमाउंट देंगे। अगर वो डेट बहुत ज्यादा है तो हम ये थोड़ी सारा डेट लेंगे, जितनी की गारंटी दी है उतना ही लेंगे। बात समझ आ रही है? मान लो डेट 50 लाख है, गारंटी 10 लाख की दी है, तो मैं 10 लाख ही लूंगा, 40 लाख गया। ठीक है, मान लो डेट 7 लाख है, गारंटी 10 लाख की दी है, तो कितना लूंगा? 7 लाख लूंगा। क्लियर? चलो, तो यहां पे लिखना लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर इज लायबल member is liable member is liable to the amount unpaid, ब्रैकेट में लिखना if any, भाई आपने क्या लिखा है? इज लायबल फॉर द टू दी, oh sorry, for the amount unpaid, for the amount unpaid if any on the shares held by them, on the shares held by them। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? सेकंड क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें लिखना इसमें लिखो liability of its member is limited by the MOA to such amount as the member undertake by the MOA to contribute to assets in case of its
वाउंड अप। आई होप बेटा क्लियर है ये। ठीक है, तो लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर लायबल है उस अमाउंट के लिए सुयश जो अनपेड है। अगर कुछ है तो, अगर सारा पेड है तो गया बस पैसा, अगर अनपेड है तो अनपेड दे दो ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम। लेकिन देखो लिमिटेड बाय गारंटी में क्या है, लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर is limited by the MOA to such amount as the member undertake by the MOA to contribute to assets in case of wind up। मतलब जब आप MOA बना रहे थे तो MOA के अंदर अगर आपने कोई भी अमाउंट अंडरटेक करा, अंडरटेक मतलब प्रॉमिस किया है, अंडरटेक मतलब गारंटी दी है कि भैया अगर कंपनी का फ्यूचर में वाउंड अप होगी तो मैं अंडरटेक खुद से प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं एक सर्टेन सम पे करूंगा, MOA में लिखा होता है सम, तो आपको उतना अमाउंट के लिए आप लायबल होंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, अभी आगे आएगा बट इतना समझ मेमोरेंड। जैसे एक बात बता, जब तुझे एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी थी तो याद है तुझे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनता है, पार्टनर के नाम, एलएलपी का नाम, एड्रेस, क्या काम करना है, क्या कितना पैसा है, ऐसे ही एक एमओए बनता है। एमओए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को लाइफ देता है इनिशियली। जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी ना तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो मेंबर आपस में बनाएंगे वो होता है एमओए। उसमें कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का एड्रेस कहां होगा, कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी के कितने मेंबर है, कंपनी के मेंबर कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, सब कुछ इंफॉर्मेशन एक मेन डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है, विच इज व्हाट एमओए। तो सबसे पहले एमओए बनता है, फिर वो एमओए से फर्दर आपको गवर्नमेंट को एमओए सबमिट करना है, फॉर्म भरने हैं, वो फिर इनकॉर्पोरेशन चलेगा। तो कंपनी का ना जो सबसे पहला लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट है वो क्या है, एमओए। समझा? तो जब एमओए बन रहा होगा तो आपने अगर वहां पे कोई भी अमाउंट अंडरटेक करी है, प्रॉमिस करी है कि जब भी कंपनी वाउंड अप होगी मैं दूंगा, तो फिर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है उस अमाउंट के लिए। पहले बताइए बेटा, पहला सिस्टम समझ आया? मैंने ऐसे ही लिखवा दिया, ठीक है, ये बस आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी मैंने ऐसे लिखवा दिया। कोई दिक्कत परेशानी? क्या मैं आगे बढ़ू? ये पहला हमारा डन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है उनको ना मैं बहुत डेप्थ में कराऊंगा, वैसे ये डेफिनेशन इनकी यही है 3:15। ठीक है, कहीं जाना है? तेरे को तो जाना है ना, 3:15 छोड़ दूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक। और टेस्ट कब दोगे? मंडे 100%? ठीक है, कौन कौन सा? कैपेसिटी, लॉफुल ऑब्जेक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, परफॉर्मेंस तक का। ठीक है, और बेटा तू थोड़ा प्लीज पढ़ ले प्लीज, बहुत कम आए। पहली बात, तूने अटेम्प्ट नहीं करा बिल्कुल भी, बहुत क्वेश्चन छोड़े, ये तो करना ही नहीं है। दूसरा, डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी तू लिख नहीं पा रहा प्रोविजन तूने मुझे देख के पता लग रहा तूने लर्न नहीं करा, तू थोड़ा अपना समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख रहा था। भाई साहब, ऑफर की डेफिनेशन एसेंशियल में कंसिडरेशन लिख कर आ गए, व्हेन एट द डिजायर ऑफ कंसिडरेशन लिख दिया, कंसिडरेशन के एसेंशियल एलिमेंट लिख दिए। वो लास्ट क्वेश्चन नहीं था ऑफर वाला, एक्सेप्टेंस वाला, तूने एक्सेप्टेंस लिखा, और बेटा तूने एक्सेप्टेंस को समझाया नहीं है उसमें, फीचर एसेंशियल एलिमेंट्स को कौन समझाएगा? अच्छा हाँ, मैं अभी आपको बताता हेलो, हूँ। गुड इवनिंग मैम, बोलिए। ओके मैम, आप लेते भी नहीं ऑनलाइन क्लास वैसे? नहीं, आप दोनों लिए ही नहीं थे आपने, आप आए थे चले गए थे बीच में। चलिए ठीक है मैम। सर वो दिक्कत क्या हुई थी ना, वो उस वाले क्वेश्चन में एक तो मैं 15 मिनट लेट पहुंचा, तो मैंने राहुल भैया से बोला भैया थोड़ा 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दोगे, बोलते नहीं मैं क्यों दूंगा, जिस समय सर ने लिखा है मैं उसी टाइम में पेपर ले लूंगा, मेरे को नहीं पता। तो मैं उसके चक्कर में थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा था, वो अलग बात है। वो एक्सप्लेन करियो एग्जाम में। और बेटा तू प्लीज थोड़ा मेहनत कर, बहुत ज्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट है बेटा, क्योंकि इसका तो अटेम्प्ट भी मई है, तेरा जनवरी है बेटा। थोड़ा बैक एंड पे ना लर्न करना पड़ेगा, बिना लर्न करे ना मार्क्स नहीं आएंगे। मतलब मैं समझ रहा हूँ तू बिल्कुल ठीक है कि लर्न सर रटना थोड़ी है, वो सब चीजें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की, लेकिन पेपर भी तो पास करना है ना अपने को, है ना। तुझे कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है लॉ की वो तुझे मुझे पता है, ठीक है, पर पब्लिक जो है, रिलेटिव जो है, वो तो मार्क्स ही देखेंगे, लड़का पास हुआ है फेल हुआ वो देखेंगे। तो ये चीज आ जाती है, और वो तभी होगा जब तू रटेगा। तो तू कितना भी बोल ले कि सर क्या रटना है, वो भाई रटना पड़ेगा। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा सर, आंसर लिखो कैसे?
डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या नहीं समझ आ रहा? डायरेक्ट वो तो सही है पर सर वैसे जो है ना केस स्टडी में हाँ उसमें सर मेरे को ठीक है जी, यहां पर आपने लिख लिया बेटा, अनलिमिटेड में लिख लिया आपने, अनलिमिटेड में थोड़ा सा अनलिमिटेड में भी लिखवा देता हूं। मेंबर्स आर पर्सनली लायबल फॉर डेट ऑफ द कंपनी, राइट। इसी में एक और पॉइंट लिख लो बेटा, पॉइंट नंबर 2, नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लास्ट पॉइंट नंबर 3, लाइबिलिटी इज liability of each member extends to amount of company's debt and liability। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर कितने एक्सटेंड तक है? जो कंपनी की लाइबिलिटी डेट है उस एक्सटेंड तक है। आ जाओ जी, नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा? ऑन द बेस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। सबसे पहले अब लिखा जो भी है सबसे पहले लिखना प्राइवेट, सबसे पहले बेटा ऑन बेसिस में प्राइवेट कंपनी लिखो, क्योंकि प्राइवेट आ गई तो सारी आ गई, तो लिखेंगे कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, ठीक है। और प्राइवेट याद तो सारा सिस्टम सेट, सुपर इंपॉर्टेंट है पेपर के, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें मैं जाऊंगा बेटा सबसे पहली कंपनी पे, एंड सबसे पहली कंपनी जो है ए, वो है प्राइवेट कंपनी। और आपको पता है ना, स्मॉल कंपनी और 1 पर्सन कंपनी ये दोनों भी किसकी वैरायटी है? प्राइवेट की ही वैरायटी है। तो प्राइवेट कंपनी आ गई तो सारा कुछ आ गया, बस थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं हमें उसमें। पहले समझो प्राइवेट कंपनी होती क्या है। अब देखो यहां पे मैं वहीं पे सेक्शन लिखवाऊंगा जहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक तो मैंने कंपनी की डेफिनेशन लिखवाई थी सेक्शन 220 पे, है ना, 2 सबसेक्शन 20 पे। प्राइवेट कंपनी लिख लेना बेटा, ये होता है सेक्शन 268, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। हाँ चालू करें। अब देखो जैसे स्टाइल में लिख रहा हूं ऐसे ही लिखना है, और ऐसे पेपर में भी ऐसे लिखना है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो इसमें। लिखो बेटा, प्राइवेट कंपनी means a company having a minimum paid up share capital, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। तो मतलब आपको समझ आया, ये जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी का सिस्टम है ये पेड अप शेयर कैपिटल पे बेस्ड है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले होता था, ठीक है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल
बेटा आगे लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और मैंने चैप्टर स्टार्ट होते ही बताया था कि जब भी यहां पे एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड लिखा है, हम जाएंगे कंपनी रूल्स में। कहां जाएंगे? कंपनी, जो कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो रूल्स। एज में भी प्रिस्क्राइब मतलब जो बताएंगे, और कौन बताएगा? गवर्नमेंट। कैसे बताएगी? रूल्स ला सकती है, नोटिफिकेशन ला सकती है, सर्कुलर। अब एक चीज बता दूं बेटा, ये जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी का डिस्टिंग्विश है ना, ये पहले पेड अप शेयर कैपिटल में हुआ करता था, जिसे एक लिमिट दी जाती थी कि इतने से नीचा है तो प्राइवेट मानेंगे, इतने से ऊपर है तो पब्लिक मानेंगे। लेकिन अब जब आप रूल्स एंड सर्कुलर में जाओगे तो कंपनी में गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देयर इज नो लिमिट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब प्राइवेट और पब्लिक बनने के लिए आपका कोई पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट नहीं है। तो ये पहले लिमिट दी जाती थी, अब यहां पे कोई लिमिट नहीं है। पेड अप शेयर कैपिटल उसी नहीं है, लेकिन जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो सर अब प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिस्टिंग्विश करेगा कौन? बेटा आगे डेफिनेशन पढ़ो। कह रहा है प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रिस्क्राइब करा कि अब हम प्राइवेट पब्लिक कंपनी को पेड अप शेयर कैपिटल में डिवाइड नहीं करेंगे। अब सेट क्राइटेरिया हटा दो, तो बेसिकली क्राइटेरिया है ही नहीं। तो सर क्राइटेरिया क्या है? हाँ बेटा, जो कैपिटल आया है ना, पैसा, उसका अमाउंट प्रिस्क्राइब। एंड अब ये क्राइटेरिया बेटा, एंड which by its article, कॉमा। बेटा आर्टिकल का मतलब पता है क्या होता है? ब्रैकेट में लिखना एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। टेंशन मत लेना, एक मेमोरेंडम आया था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ। दोनों में डिफरेंस पढ़ाऊंगा, चैप्टर खत्म होने में लास्ट में आएगा ये, तो टेंशन मत लेना। बस आप इतना समझो, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है। मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, तो फालतू बस लिखने के लिए लिखा हुआ है। अब बोल रहा है प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके आर्टिकल में 3 बातें लिखी हो, जिसके आर्टिकल में 3 बातें लिखी हो। अब सर कौन सी 3 बातें? यहीं पे पूरी केस स्टडी कन्वर्ट होगी। 3 बातें एकदम फोकस से चेक करना, एक एक वर्ड जो बता रहा हूं, एक एक वर्ड वैसे देखना। अगर वो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, देन इट इज अ प्राइवेट कंपनी, और वो अपने नाम के पीछे लगाएगी प्राइवेट लिमिटेड। अगर इन तीनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, एक भी या तीन, वैसे तो तीनों, एक भी नहीं हो तो तीनों ही फुलफिल हो जाएंगे फिर, राइट? मतलब अगर ये तीनों फुलफिल हो गए तो प्राइवेट है, और इनके ऑपोजिट हो गया तो फिर वो क्या बन जाएगी? पब्लिक बन जाएगी। पब्लिक लिमिटेड। जैसे पहला क्राइटेरिया बताओ, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके आर्टिकल में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पे रिस्ट्रिक्शन होती है। प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पे कितनी रिस्ट्रिक्शन थी? 200 की रिस्ट्रिक्शन थी ना। तो जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पे रिस्ट्रिक्शन है, पहला क्राइटेरिया, वो प्राइवेट है। और अगर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो क्या है? पब्लिक। क्राइटेरिया नंबर 1 समझ आया? क्राइटेरिया नंबर 2, तो पहला नंबर ऑफ मेंबर्स पे रिस्ट्रिक्शन है, प्राइवेट, नहीं है तो पब्लिक। सेकंड, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिकली अपने शेयर्स इशू नहीं, मतलब पब्लिक इशू में प्रोहिबिशन होता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं करवा सकती। स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं कर, मतलब प्राइवेट कंपनी हमेशा अनलिस्टेड होगी। क्या होगी बेटा? अगर आप अपने शेयर स्टॉक मार्केट में पब्लिकली बेच रहे हो, ओपन फॉर ऑल, जैसे रिलायंस है, टाटा है, उसका शेयर मैंने खरीद रखा है, स्टॉक मार्केट में जाओ आप भी खरीद लो डीमैट बना के, तो मतलब वो स्टॉक मार्केट पे पब्लिकली लिस्ट है ना, तो वो पब्लिक कंपनी ही कर सकती है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी का सेकंड कंडीशन है कि पब्लिकली शेयर इशू करने में प्रोहिबिशन होगी। क्या होगी? प्रोहिबिशन। पहला, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे रिस्ट्रिक्शन होगी 200 की। दूसरा, पब्लिकली शेयर इशू करने में क्या होगी? प्रोहिबिशन होगी। समझ आ रहा है? मतलब पब्लिकली शेयर सिर्फ कौन इशू कर सकता है? पब्लिक कंपनी। समझे क्या? फंडिंग क्या सिर्फ वो अब हाँ, ये क्वेश्चन उठाया भाई ने, सर अगर आप पब्लिकली शेयर नहीं इशू कर सकते, पब्लिक तो कर सकती है पब्लिक कंपनी, सर प्राइवेट कंपनी फिर फंडिंग कैसे उठाएगी? बेटा उसके लिए तरीके है, देखो। पहले तो आप जो आपस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे, सबसे बड़ा फंड। दूसरा, आप बैंक से लोन ले सकते हो। आप नहीं, अब सुन, सिक्योरिटी तो इशू नहीं करनी, लेकिन अब आपके चुल्ला होता नहीं भाई मैं तो शेयर ही इशू करूंगा, तो बेटा मैंने कब मना करा शेयर इशू नहीं कर सकते? मैंने कब बोला डिवेंचर इशू नहीं कर सकते?
वर्ड याद करो, मैंने बोला प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटीज पब्लिकली इशू नहीं कर सकती। पब्लिकली क्या मतलब होता है? पब्लिकली मतलब होता है जनरल ऑफर देना। याद है जनरल ऑफर जो दिया जाता है जनरल पब्लिक एट लार्ज, और कोई भी बंदा उसे एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी स्पेसिफिक ऑफर तो दे सकती है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा जिसको मेरा शेयर खरीदना खरीद लो, ना ना ना। अगर मुझे अपने शेयर बेचने हैं, मैं जाऊंगा सुरेश के पास, सुरेश सिर्फ तेरे लिए शेयर खरीदेगा क्या? तो मैं पब्लिकली शेयर इशू नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्राइवेट प्लेसमेंट तो कर सकता हूं। बेटा शार्क, हाँ वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट ने तो लेने जा रहे हैं क्या? वहां पे कोई कंपनी आई, उसने शार्क टैंक पे ऑफर दिया, अब वो ऑफर तुम एक्सेप्ट कर सकते हो क्या? ना, जिनको ऑफर मिला है 5 शार्क को वही तो ऑफर करेंगे ना। तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। तो प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिकली सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकती, लेकिन प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है बाय द मेथड कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ आ रही बात? हाँ, तो ये इंटर में तो तुम्हारे धुएं उड़ जाएंगे कंपनी एक्ट में, अगर तुमने इसे दिल से लगा लिया तो इससे प्यारी कोई चीज नहीं है। लिटरली बता रहा हूं, इंटर के कंपनी एक्ट से मुझे इतना प्यार था, इतना प्यार था भाई, कभी दिक्कत नहीं आई। इंटर में लॉ तो आंख बंद करके जाता था पेपर देने, देख लेंगे। जेन्युइनली बता रहा हूं, क्योंकि एक बार ऐसे दिल से पढ़ा था ना इतने बढ़िया तरीके से कि भाई कभी दिक्कत ही नहीं आई। टीचर ही बन गया। हाँ, टीचर ही बन गया मैं। मैंने कहा भाई यही पढ़ाना है, इतना बढ़िया। 58 मार्क्स आए थे मेरे लॉ में, 58 फर्स्ट अटेम्प्ट में। फेल हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में वैसे में, लेकिन लॉ में 58 आए थे। टैक्स में फेल हुआ था तो दोबारा देना पड़ा, फिर टैक्स भी पास हो गया। बट पॉइंट क्या है, लॉ को अगर आप इसको दिल से पढ़ लोगे ना एक बारी, इससे बेहतरीन एक्ट कोई नहीं है। लॉ में ना वो जो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट है, पुराने एक्ट है, इनको पढ़ने में बच्चे को झेल होता है, लेकिन ये जो एक्ट है ये बहुत बढ़िया एक्ट है। चलो, आई होप ये आपको समझ आया बेटा अच्छे से, है ना? तो अभी मैं आपको थोड़ा सा लिखवाऊं क्या प्राइवेट कंपनी में? चलो ठीक है, रुक जाओ यार, मेरी दूसरी क्लास है, उसके लिए लेट ना हो जाऊं। तो यहां पे मैंने बोला प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है प्रिस्क्राइब्ड, वो तो कुछ प्रिस्क्राइब है ही नहीं। उसमें मैंने बताया विच हैव आर्टिकल में 3 कंडीशन, 2 मैंने बता दी, एक मैं अगली क्लास बताऊंगा, और अगली क्लास हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास का हमारा टारगेट होगा बेटा कि इन सारी कंपनीज को हम फटाफट निपटा दे। अगली क्लास कब होगी? संडे। संडे? हाँ, कल? संडे होती है ना अपनी क्लास। हाँ कल। हाँ, ऑनलाइन होती है ना? ऑफलाइन आई ट्राई, ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन हो जाए, मैं ट्राई करूंगा ऑफलाइन होगी तो ऑफलाइन हो जाए, अदरवाइज ऑनलाइन तो पक्का ही होगी। ठीक है। ठीक है, और मेरा टारगेट है कि हम इनको फटाफट निपटाए। ये निपट गया एक बारी तो हमारे दिमाग से बर्डन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि फिर बचेगा एमओए एओ डॉक्ट्रिन्स और लास्ट हमारा इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर। हाँ बेटा, चलो बैग से निकाल ले यार।